हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था? टॉपिक हमारा चल रहा था एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका बताया था और उसके न्यूमेरिकल्स दिए थे आप लोगों को करने के लिए। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इस यूनिट का लेकर के चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो सा हमारे पास है इसका नेम है केमिकल इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आप लोगों ने 10th क्लास में भी लिखी है केमिकल इक्वेशन और लोअर क्लास में भी लिखी है। इक्वेशन होती क्या है? जैसे मैंने ये लिख दी Zn प्लस H2SO4 दैट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसको हम एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, सबको पता है। तो इस केमिकल इक्वेशन में हमने एक्चुअल में किया क्या? हमने जिंक को ZINC पूरा जिंक ना लिख के Zn लिख दिया, मतलब इसका सिंबल ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड को पूरा HSUL PHURICASCID ऐसे ना लिख करके H2SO4 यानी कि उसके फार्मूले के टर्म में जिसका सिंबल है उसका सिंबल लिख दिया, जिसका फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है ना, वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले इट इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन। ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है शॉर्ट में इसको लिखना, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को ब्रीफ में रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। देखो यहाँ दो चीज यूज करी है, सिंबल एंड फॉर्मूला की टर्म में। अगर एलिमेंट है तो सिंबल आएगा, Zn एक सिंबल है, H2SO4 ZnSO4 H2 ये फॉर्मूलाज है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका फॉर्मूला, एलिमेंट है तो हमारे पास उसका सिंबल रहेगा। ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड, उस रिएक्शन में जो जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी सब्सटेंसेस के सिंबल एंड फॉर्मूला की टर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। सबको क्लियर हो गया होगा? तो अब देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने की हमारे पास ये 3 कंडीशन होती हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है। और वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है इट मस्ट रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। जो भी हम लिख रहे हैं ना वो एक्चुअल में पॉसिबल भी होना चाहिए उस रिएक्शन का। मीन्स अगर हम प्रैक्टिकली करें, लैब के अंदर करें, तो जिंक को जब H2SO4 में मिलाते हैं तो क्या एक्चुअल में ZnSO4 प्लस H2 बनता है? अगर एक्चुअल में बनता है तब ये केमिकल रिएक्शन है, अगर एक्चुअल में बनता है तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये बनता है, इसीलिए इसको ये लिखा गया है। मैं ऐसे ही लिख दूं अपनी मर्जी से, मैं ले लूं आयरन, मैं इसमें डाल दूं SiO2। SiO2 क्या होती है? रेत। और मैं यहां पर लिख दूं गोल्ड, Au। क्या रेत में आयरन में रेत मिक्स करने से गोल्ड बनता है? नहीं बनता ना। तो ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसे हम प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करें और जो लिखा गया वो होना भी चाहिए एक्चुअल में, देन इट इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात में बताया गया है इट मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब है जितने पर्टिकुलर टाइप के एटम रिएक्टेंट वाली साइड हैं उतने ही पर्टिकुलर टाइप के एटम प्रोडक्ट वाली साइड भी होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। 10th क्लास में भी आपने बैलेंसिंग सीखी है और मैं आज इस टॉपिक के बाद आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा। तो बैलेंसिंग में Zn इधर एक है, Zn इधर एक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो बैलेंस होना जरूरी है, अदरवाइज उसमें कमी रह जाती है। तीसरी बात है इट शुड बी मोलिक्यूलर। कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आप लिखते हो और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें हम एलिमेंट की फॉर्म में ना लिख करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, वो कौन कौन सी हैं? ज़्यादातर गैसेस। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर हम बोलें
H, मैं यहाँ H2 ना लिख के H लिख देता तो ये गलत था, हाइड्रोजन H2 रहेगा, ये मोलिकुलर फॉर्म है। ऑक्सीजन होता O2 लिखते, क्लोरीन होता Cl2 लिखते, ओजोन होता O3 लिखते। तो मतलब मोलिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। Zn को Zn2 नहीं आएगा, Zn एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन H ना मिल करके H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मोलिकुलर फॉर्म में ज़्यादातर ये गैसेज होती हैं हमारी, ठीक है ना, तो उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 कंडीशन है किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिखने से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। टॉपिक इज informations conveyed by a chemical equation। इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं उससे हमें 4 बातों का बेसिकली पता लगता है। 4 बातें कौन कौन सी? सबसे पहले तो हमें पता लगता है relative number of relative number of reactant and product species। मतलब हमारी इक्वेशन में रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कितने कितने एटम या मॉलिक्यूल है। स्पीशीज से हमारा मतलब यहाँ पर क्या है? स्पीशीज से हमारा मतलब है एटम कितने हैं या मॉलिक्यूल कितने। सबसे पहली बात तो हमें पता लगती है रिलेटिव नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज। कितने कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट वाली साइड हैं और कितने कितने मॉलिक्यूल या एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड हैं किस किस चीज़ के, ठीक है। दूसरी बात, मास के बारे में पता लगता है। एक तो नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या एटम्स, दूसरा मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरा हमें पता लगता है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कितने कितने मोल्स हमारी केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है। और फोर्थ एंड लास्ट हमें पता लगता है वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अगर आपकी रिएक्शन में गैस बनी है तो उस गैस की कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में पता लगता है। इन चारों को हम एक एग्जाम्पल, एक इक्वेशन का एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इक्वेशन हमारे पास है CaCO3 plus 2HCl, CaCl2 plus water plus CO2। Let us consider we have this chemical equation
और इस केमिकल इक्वेशन से हमें चार बातें कैसे पता लगती है। सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या कितने प्रोडक्ट के। तो हमें यहाँ पता लगता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ये 1 है तो ये 1 मॉलिक्यूल हो गया। इसके आगे 2 लिख रखा है तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गया। जिसके आगे कुछ नहीं लिख रखा वो सारे 1 है, जिसके आगे 2 लिख रखा है वो 2 है। 3 होता तो ये 3 होते। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द HCl के साथ, और इसकी रिएक्शन से 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड का बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल वाटर का बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है। तो पहली तो बात हमें पता लगती है ये वाली, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरी पता लगती है रिलेटिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मास के बारे में। मास कैसे पता लगता है, इन सब का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास आप लोग ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप मोलिकुलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। HCl का 35.5 प्लस 136.5 मल्टीप्लाई टू कितना हो गया, 73 ग्राम। इसका निकाल करके देख लो, कैल्शियम का 40 होता है, इसका 35.5 मल्टीप्लाई टू 71, 71 प्लस 40 111 ग्राम। वाटर का 18, CO2 का 44 ग्राम। तो दूसरी बात हमें मास का पता लगता है, इनका हमने ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास ले लेते तो पता ये लग रहा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब 73 ग्राम HCl से रिएक्शन करता है तो इनकी रिएक्शन से 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनता है, 18 ग्राम वाटर बनता है और 44 ग्राम CO2 बनती है। तो दूसरा हमें मास। तीसरा हमें पता लगता है नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल इसका, 2 मोल इसके, जब रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का, 1 मोल वाटर का, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। मॉलिक्यूल भी ऐसे ही पता लग रहे हैं सीधे, और मोल्स भी ऐसे पता लग रहे हैं। लास्ट बात हमें पता लगती है वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अगर रिएक्शन के अंदर गैस है, प्रोड्यूस हुई है या इन्वॉल्व हुई है, उसकी वॉल्यूम कितनी है। 1 मोल है, ये कितना है, यहाँ पे CO2 गैस है, वाटर तो गैस नहीं होता, इनमें कोई गैस नहीं है बाकी, तो CO2 गैस है। CO2 गैस कितनी है यहाँ, 1 मॉलिक्यूल। मोल की टर्म में कहें तो 1 मोल, मास की टर्म में कहें तो 44 ग्राम, और वॉल्यूम की टर्म में कहेंगे तो आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू कितनी वॉल्यूम, 22.4 लीटर। तो यहाँ से पता ये लग रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ HCl के साथ, तो 1 मोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ द वाटर एंड 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये 4 बातें हमें पता लगती हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन से। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, या कौन सी बातें जो हमें नहीं पता लगती। ये तो अभी बात करी क्या क्या पता लगता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या क्या पता नहीं लगता। केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, हमें कौन कौन सी जानकारियां किसी केमिकल इक्वेशन के लिखने से नहीं मिलती हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन इज CaCO3 plus 2HCl दैट गिव्स, अभी लिखी थी वही वाली है, CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2। इस इक्वेशन को लिखने से हमें नहीं पता चल पा रहा क्या चीज, फिजिकल स्टेट नहीं पता चल पा रहा इन सब का, कौन सा इनमें से सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन सा पानी में घोल करके सॉल्यूशन बनाया गया जिसे एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। इस इक्वेशन से नहीं पता लग पा रहा,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसके लिए हम ब्रैकेट में एस लिख लेंगे, कोई चीज़ लिक्विड है तो एल लिख लेंगे, गैस है तो जी लिख लेंगे, और अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में घोल के जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो ए क्यू लिखेंगे। इस इक्वेशन में कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने लिया है वो सॉलिड लिया था एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली हमने किया था, तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के आगे हम लोग सॉलिड लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। HCl जो है पानी के अंदर सॉल्यूशन होता है, ये हमने लिया है तो ए क्यू लिखा जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा सॉलिड तो ऐसे लिखेंगे, वाटर लिक्विड होगा एल लिखेंगे, CO2 गैस है तो जी लिखेंगे। तो कहने का मतलब है किसी इक्वेशन के फिजिकल स्टेट का हमें नहीं पता चल पाता ऐसे लिखने से, और उसे पता चलाने के लिए हमें लिखना पड़ता है साथ में सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और अगर सॉल्यूशन एक्वस है तो ए क्यू लिखा जाता है। दूसरी बात हमें नहीं पता चल पाती कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें नहीं लग पाती पता, कैसे? मैं लिखूं जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, पानी में सॉल्यूशन लिया, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये तो हमने लिख दिया, बट जो H2SO4 सॉल्यूशन हमने लिया है हमें ये नहीं पता कि H2SO4 जो सॉल्यूशन लिया है ये गाढ़ा सॉल्यूशन है या पतला सॉल्यूशन है। गाढ़ा पतला का मतलब समझते होगे, ज़्यादा सॉल्यूट जिसमें डिजोल्व कर रखा हो, गाढ़ा चाशनी एक गाढ़ा सॉल्यूशन है, और जिस समय हम चीनी घोल देते हैं 1 चम्मच पानी के अंदर मीठा पानी बनाते हैं वो पतला सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपका ये सॉल्यूशन आपने जो लिया है वो गाढ़ा सॉल्यूशन है तो आप उसको CONC वर्ड यूज करेंगे, किसके लिए? कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा डिजोल्व है। और अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट कम हो, सॉल्यूट कम डिजोल्व किया गया हो, दैट इज डाइल्यूट। पतला सॉल्यूशन, 1 गिलास पानी में थोड़ी सी चीनी घोल दी, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट लिया है DIL वर्ड यूज करोगे, कंसंट्रेटेड है तो CONC यूज करोगे। और इस रिएक्शन में एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली ये रिएक्शन करी जाती है तो ये H2SO4 हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट लेते हैं, तो हम इसके आगे DIL यूज करेंगे, ब्रैकेट में लगा लो या बिना ब्रैकेट लगा लो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो DIL वर्ड यूज में लाया जाता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमने डाइल्यूट लिया है। क्यों? कंसंट्रेटेड से कुछ और बन जाएगा। अगर हम यहाँ कंसंट्रेटेड लिखते हैं ना तो SO2 गैस बनती है, अभी H2 गैस बन रही है फिर SO2 गैस बनती। तो कहने का मतलब है हमें लिखना जरूरी है अभी डाइल्यूट लिया है या कंसंट्रेटेड लिया है, बिकॉज अलग कंसंट्रेशन पे अलग प्रोडक्ट बन सकता है। नेक्स्ट वन इज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। ये भी हमें लिखनी जरूरी है कि आपकी मैं रिएक्शन लिखूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट गिव्स 2NH3 गैस। इस इक्वेशन के अंदर हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये हमारी रिएक्शन जो है किस कंडीशन पे हुई है, कितने टेम्परेचर पे हुई है, कितने प्रेशर पे, किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हुई है। तो ये कंडीशन हमें एरो के ऊपर लिखनी पड़ती है, एरो हेड के ऊपर लिखेंगे हम। ये हमारी आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 723 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एंड 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हुई है।
ठीक है जी, दैट इज़ वाई हम इसके एरो के ऊपर ये सब चीज़ लिखेंगे। सबको समझ में आ गया? एरो पे ये कंडीशन लिखनी होती है, तब पता लगता है कि आपकी रिएक्शन किस कंडीशन में हुई है। और हमें नहीं पता लग पाता रिवर्सिबल नेचर ऑफ द रिएक्शन। रिवर्सिबल नेचर ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या, रिएक्शन आपकी प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा से रिएक्टेंट में जा सकती है, बैक में जा सकती है, ऐसी रिएक्शन को रिवर्सिबल कहा जाता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे। सिंगल एरो जो लगाया था वो वाला एरो नहीं लगाएंगे, डबल हाफ एरो, इस साइड भी एरो, इस साइड भी एरो। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने थे ये दोबारा से रिएक्टेंट में बदल सकते हैं। तो रिवर्सिबल नेचर ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल हाफ एरो यूज में लाया जाता है। और भी हैं हमारे पास वैसे काफ़ी सारे पॉइंट, लेकिन जो मेन थे लगभग 4-5 बहुत होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर किसी को डाउट आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं और बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये हमने अभी डिस्कस किए कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशन है किसी केमिकल इक्वेशन की जो हमें नहीं पता लग पाती किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिखने से, और हम उनको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। चलो एक दो और बता देता हूं। स्पीड ऑफ द रिएक्शन, हमें नहीं पता लग पाता किसी रिएक्शन की स्पीड क्या है। जैसे मैं लिखूं Mg सॉलिड 2HCl एक्वस MgCl2 प्लस H2। इस इक्वेशन को लिखने से हमें नहीं पता चल पा रहा कि इस इक्वेशन की स्पीड कैसी है, क्या ये इक्वेशन स्लो हुई है, ये फास्ट हुई है। तो अगर इक्वेशन आपकी फास्ट हुई है एरो के ऊपर आप फास्ट लिखोगे, और ये एक्चुअल में फास्ट होती है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये फास्ट रिएक्शन होती है तो आप फास्ट लिखोगे। लेकिन मैग्नीशियम की जगह अगर हम आयरन ले लें, इसकी रिएक्शन HCl एक्वस से कराएं तो इससे FeCl2 एक्वस बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी। ये रिएक्शन स्लो हुई है तो एरो के ऊपर स्लो लिखेंगे। आयरन लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्शन की स्पीड को एरो के ऊपर लिखा जाता है, जिससे पता लगता है रिएक्शन फास्ट हुई है या स्लो हुई है। ये हमें प्रैक्टिकली जब करते हैं रिएक्शन को तब पता लगता है कि फास्ट है या स्लो है। लो जी, एक पॉइंट ये है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमें इक्वेशन को लिखने से ये नहीं पता चल पाता कि इक्वेशन में पीपीटीज बने हैं या गैस निकली है। AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस AgCl प्लस NaNO3। हमें इस इक्वेशन में ये जो एक्चुअल में AgCl है इसके प्रेसिपिटेट्स बने हैं, और प्रेसिपिटेट अगर किसी इक्वेशन में बने तो उसमें नीचे की तरफ एरो लगाएंगे आप। नीचे एरो का मतलब इसके पीपीटीज बने हैं, या फिर नीचे पीपीटीज लिख दो। पीपीटीज या प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जब आप किन्हीं दो लिक्विड को मिक्स करो और उन दोनों के लिक्विड की मिक्सिंग से कोई चीज़ सॉलिड बन जाए, साथ में लिक्विड भी बनेगा, थोड़ा सा सॉलिड भी बने, तो हम कहेंगे उसके प्रेसिपिटेट्स बने हैं। बड़ा आसान सा एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का मैं बताता हूँ। आपके पास नींबू का रस है और गर्म दूध है, दोनों लिक्विड है, मिक्स कर दो,
क्या होगा, जब गर्म दूध में हम लोग नींबू का रस डालेंगे तो दूध फट जाएगा, पनीर बन जाएगा, सबको पता है, साथ में पानी छोड़ देगा, यानी कि पनीर बन गया, यानी कि सॉलिड बन गया, यानी कि उसके प्रेसिपिटेट्स बन गए। समझ आ गया। तो ऐसे ही जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो AgCl सॉलिड बनता है, PPTs बनते हैं, तो नीचे एरो लगाया जाता है। ठीक है जी। और अगर गैस निकली है तो ऊपर एरो, जैसे मैंने अभी ऊपर रिएक्शन दिखाई थी Mg + 2HCl MgCl2 + H2, यहां आप नीचे एरो लगा लो, गैस बनी है, डाउनवर्ड एरो, और अगर प्रेसिपिटेट्स गैस के लिए अपवर्ड एरो लगेगा। हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द गैस, एंड अगर प्रेसिपिटेट है तो डाउनवर्ड एरो लगाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस करी वेरियस लिमिटेशंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, और उन लिमिटेशंस को रिमूव कैसे किया जा सकता है ये भी हमने डिस्कस किया। अब हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नेम है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, और ये 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के वैसे होते हैं 4 मेथड। सबसे पहला मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा मेथड हमारे पास होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड, तीसरा मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और लास्ट होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। 4 मेथड से हम केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग सीख सकते हैं, और यहाँ हम सिर्फ एक ही मेथड अभी डिस्कस करेंगे, वही पुराने वाला जो हम 10th क्लास में डिस्कस करके आए हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और बाकी मेथड जो है हमारे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी 8वीं यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पर बाकी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी वहाँ आएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी वहाँ आएगा। यहाँ एक ही करते हैं अभी, पार्शियल इक्वेशन भी वैसे यहीं पर है, लेकिन उसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, ये आसान है। तो हिट एंड ट्रायल बड़ा आसान सा मेथड है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। उसको हम लोग सीखते हैं कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। आपके पास ये केमिकल इक्वेशन है, आपको बैलेंस करनी है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, शुरू से काउंटिंग करना शुरू करो। Mg इधर 3 है, इधर 1 है, तो इसके आगे 3 लगा दो। लो जी, इसके आगे 3 लगा दिया। ठीक है जी। अब नाइट्रोजन की बारी है, इसमें नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो क्या करो, इसके आगे 2 लगा दो। ठीक है, जो कुछ लगाना है आपने आगे लगाना है, यहाँ ये मत देख लेना इधर नीचे 3 लग रहा है, हम भी यहाँ नीचे 3 चेप दें। नीचे नहीं लगाना आपने, जो कुछ लगाना है आगे लगाना है, फ्रंट में लिखना है इनके आगे, नीचे नहीं आप लिख सकते, क्योंकि ये फार्मूले हैं, ये फिक्स हैं, इनको आप बदल नहीं सकते। तो Mg3 थे, हमने इसके आगे 3 लगा दिया। नाइट्रोजन 2 थे, इसके आगे हमने 2 लगा दिया। बारी आई हाइड्रोजन की, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन इधर हाइड्रोजन गिनते हैं 3 दूनी 6, ये मल्टीप्लाई होता है, ये वाला और ये नीचे वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये H लिख रखा है, ट्वाइस ब्रैकेट का मतलब ये 2 है, और ये 3 से भी गुणा कर रखा है, 3 दूनी 6। टोटल हाइड्रोजन 6 इधर हो गए, 2 तिया 6, 6 इधर हो गए, 6 और 6 12, इधर 2 हैं। 2 को 12 कैसे बनाएं, 6 लिख दो इसके आगे, 6 दूनी 12 हो गए। ऑक्सीजन इधर 6 है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। सबको समझ में आ गया होगा। 2-3 एग्जाम्पल और कराता हूँ। ये एक इक्वेशन लिखी है C2H2 + O2 CO2 + H2O। बैलेंस कैसे करें, 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इसके आगे 2 लगा दो। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हिसाब किताब बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5 है। इधर 5 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन। इन 2 को 5 कैसे बना सकते हो, 2 को 5 किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें इस 2 को कि ये 5 बन जाए,
2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, उसको 5 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? वो 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात है। तो 2.5 को आप 2.5 नहीं लिखेंगे, यहाँ 5/2 लिखेंगे। 2:1/2, 2 to the 4 and 1 5/2, तो 5/2 लिख दो, आपकी इक्वेशन सही है। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस है। अगर किसी को ये पसंद नहीं आई तो वो बच्चा एक काम कर सकता है, इस 2 को 1 2 3 इसको छोड़ के बाकी सब से मल्टीप्लाई कर दो। 2C2H2 प्लस 5O2 दैट गिव्स 2 2 जा 4CO2 प्लस 2H2। तो ऐसे भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। एक दो एग्जांपल और करा देता हूं। Al4C3 plus H2O that gives AlOH thrice plus CH4। ये केमिकल इक्वेशन हमारे पास लिखी पड़ी है, इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे? एल्यूमिनियम 4 है, इधर 1 है, तो 1 को 4 कैसे बनाओगे? 4 से मल्टीप्लाई करके बनाओगे। कार्बन इधर 3 है, इधर 1 है, तो इसके आगे आपने 3 लगा देना है। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 3 12, 3 चौके 12, 12 ये हैं, 12 ये हैं, 24 होगी। ये 2 हैं, 2 को 24 कैसे बनाएं? 12 से गुना करके, तो 12 दूनी 24 ही होगी। ऑक्सीजन इधर 12 है, 4 3 12 ऑक्सीजन है, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो बारी बारी से आपने हर एक एटम को काउंट कर करके देखना है, बैलेंस कर देना है। इक्वेशन बैलेंस करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तभी आप इक्वेशन बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी आपसे। ठीक है जी, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इक्वेशन सेंड करूँगा। ठीक है ना, अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो मुझे बताना, वो मैं स्पेसिफिक इक्वेशन को अलग से बैलेंस करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।